साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति का चूँकि बहुत लंबा कार्यकाल होता है, बहुत सी शक्तियाँ उनके पास होती हैं और संविधान का बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में पार्ट 2 भी पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। हो सकता है यदि इसमें कंप्लीट नहीं होगा तो पार्ट 3 भी पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो आज आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति भाग 2। राष्ट्रपति पार्ट 2 हम लोग आज देखते हैं। राष्ट्रपति पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। साथियों आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे। तो आप ऐसे भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशली शक्तियां ही पढ़ना है हम लोगों को, और तो लगभग सारी चीज़ें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग शक्तियों के बारे में। साथियों हम लोग जब अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 देखते हैं तो 53 में आपने देखा होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दे देगा संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, उपरोक्त सभी में। ऐसा अगर दे दे तो ऑप्शन किसको आपको टिक करना है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा आपको टिक करना होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 74 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 74 जो आज हम लोग मुख्य रूप से शक्तियां पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 74 जब हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 74 में सीधा सीधा कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता ऐसे लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति उसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी आपने देखा यहाँ पर कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यहाँ पर क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। मंत्री परिषद शब्द याद रखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल है। इतना बात समझ में आया। साथियों एक बात हम आपको और बता दें, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो हम लोग बांट के पढ़ेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, विदेश शक्तियां, अन्य शक्तियां हम लोग प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों को पार्ट वाइज पढ़ें। तो आज हम लोग कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, ये आपको बताना जरूरी है। कार्यपालिका शक्ति हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अभी कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग अभी व्यवस्थापिका शक्ति भी पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति में आपने देखा कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करता है। अब अगला देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अच्छा यहीं पे एक बात और हम क्लियर कर दें साथियों, एक बात आप याद रखिएगा। जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति को एक व्यवस्था दी गई, उसमें यह कहा गया कि यदि कोई सलाह मंत्री परिषद देती है तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद पुनः उसी सलाह को लौटा करके राष्ट्रपति को दे देती है तो राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। ये बात याद रखिएगा। एक बार सलाह को वापस कर सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जनता पार्टी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 75 हम लोग देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और क्या करता है? शपथ दिलवाता है। ये बातें आप गांठ बांध के रखिएगा कि चुनाव तो होता ही है ना, चुनाव तो होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त करता है। आप समझिएगा, जैसे 2019 का चुनाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों ने पेश किया और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो अब राष्ट्रपति आप कह सकते हैं कि मजबूर है, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये कहीं नहीं कहा गया है कि नियुक्ति किसकी करेगा, ये कहीं नहीं कहा गया है कि बहुमत दल के नेता को करेगा। ये व्यवहार में है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में बुलाता है, शपथ दिलवाता है, उनको कार्यभार सौंपता है। राष्ट्रपति ये करता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि बहुमत दल के नेता को बुलाएगा या किसी और को बुलाएगा। यहाँ तब राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है। उस समय राष्ट्रपति किसको बुलाता है और कितने दिन के लिए शपथ या क्या बोलते हैं उसको, बहुमत सिद्ध करने का समय कितने दिन के लिए देता है, ये राष्ट्रपति के स्वविवेक की बातें होती हैं, कहीं लिखा नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति का जो दायित्व होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलवाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यहीं पर लिखिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ एक टेक्निकल प्रश्न बन जाए कि मंत्री लोग व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो मंत्री लोग व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आप और देखेंगे अनुच्छेद 76 हम लोग देखें, अनुच्छेद 76 आपने देखा होगा, महान्यायवादी होता है भारत में, के वेणुगोपाल वर्तमान में है, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलवाता है और हटा भी सकता है। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलवाता है और किसी भी समय हटा भी सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे 77, अनुच्छेद 77 में साथियों जब हम लोग देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, अनुच्छेद 77 जब हम लोग देखेंगे इसमें कहा गया है कि जो भी सरकार की कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, राष्ट्रपति के नाम से होती है। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि भारत सरकार की जो भी कार्रवाई होती है किसके नाम पर होती है? संसद के नाम पर होती है, भारत सरकार के नाम पर होती है, प्रधानमंत्री के नाम पर होती है या राष्ट्रपति के नाम पर होती है? तो आपको टिक करना है कि जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं सब राष्ट्रपति के नाम पर की हुई मानी जाती हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 78 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद जब आप 78 देखेंगे तो आप 78 में क्या देखेंगे? 78 में साफ साफ कहा गया है कि जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कौन सा हो गया, शासन हो गया, प्रशासन हो गया या अन्य मामलों में जानकारी मांगने की शक्ति, जानकारी मांगने की
शक्ति, जानकारी मांगने की शक्ति किसकी, कौन कौन क्या क्या मांगता है? शासन की, प्रशासन के बारे में, और आप बात समझिएगा, और चर्चा भी कर सकता है। चर्चा, कोई बहुत महत्वपूर्ण यदि मुद्दा चल रहा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राष्ट्रहित में है और राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्र की प्रधानमंत्री से चर्चा इस बिंदु पर करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक संदेश भेजेगा प्रधानमंत्री के पास कि इस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और आप संसद को भी बुला सकते हैं या किसी भी माध्यम से आपको चर्चा करना है इस माध्यम से। यानी 78 में आपने देखा कि जानकारी मांगने की शक्ति शासन और प्रशासन की, जब प्रशासन के संबंध में जानकारी मांगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री की बाध्यता होती है कि वो राष्ट्रपति को सारी बातें बताए। अब कार्यपालिका शक्ति में आप और देखेंगे, ये और बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, 4-5 हम लोग और देखते हैं। और जब आप देखेंगे अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और हटाता है, हटा भी सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या एक राज्यपाल को अन्य राज्यों की शक्ति सौंप सकता है या कार्य सौंप सकता है, अन्य राज्यों का भी कार्य सौंप सकता है। एक बार आप देखेंगे अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसको हटा भी सकता है, राज्यपाल का ट्रांसफर कर सकता है, राज्यपाल को अन्य राज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे ना, आप पेपर में पढ़ते होंगे कि इस राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है लालजी टंडन के बीमार होने से, तो कि कौन करता है? ये सब राष्ट्रपति करता है। अब आप लोग और देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य में उनकी नियुक्ति की जाती है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश उसको राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। अब आप देखिएगा कार्यपालिका शक्ति में लगभग आप देखेंगे लगभग सभी आयोग जो होते हैं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भाई अन्य आयोग, लगभग सभी आयोग अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी हम लोग आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, या निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। लगभग जितना अल्पसंख्यक मतलब जितना आयोग होता है, वित्त आयोग, जितने आयोग होते हैं लगभग उन सभी के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप देखते होंगे राष्ट्रपति सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी होता है, और क्या करता है? युद्ध की घोषणा भी करता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, युद्ध के समाप्ति की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं। तो हम लोग अभी तक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां देख रहे थे। कार्यपालिका शक्ति में जो बहुत महत्वपूर्ण था वो हम लोग देख लिए हैं, और लगभग सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आप ये, जब हम राष्ट्रपति के कार्यों की बात करते हैं स्वविवेक को छोड़ करके, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति सारे कार्य लगभग संपन्न करता है। मतलब
कहने के लिए तो राष्ट्रपति के पास वो शक्तियां होती हैं देखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसके पास शक्ति कम होती है। वो जो भी करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो ये सारे कार्य भी जब वो करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यानी कार्यपालिका शक्तियां हम लोगों ने देखी हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यवस्थापिका शक्ति। व्यवस्थापिका शक्ति हम लोग देखते हैं। व्यवस्थापिका शक्तियां साथियों जब देखेंगे तो 79 अनुच्छेद 79 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख दीजिए अब, व्यवस्थापिका शक्ति। व्यवस्थापिका शक्ति हम लोग लिख देते हैं। अब जब आप 79 अनुच्छेद 79 में आप देखते हैं, 79 में साफ साफ लिखा गया है एक संसद होगी जिसमें राज्यसभा है, लोकसभा है, प्लस राष्ट्रपति है, प्लस राष्ट्रपति है। आप बात को समझें। हम व्यवस्थापिका शक्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये व्यवस्थापिका शक्ति क्या होता है? नियम कानून की शक्तियां होती हैं। अब नियम कानून यदि राज्यसभा से और लोकसभा से पारित होता है तो आपको पता है बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी नियम कानून बन नहीं सकता है। कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता है यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे। इसीलिए अनुच्छेद 79 में संसद का अंग राष्ट्रपति को बना दिया गया है। अब इसकी व्यवस्थापिका शक्तियां हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 80 आप देखेंगे तो अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 80 में आप सोचेंगे कि भैया ये 12 सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? तो साथियों एक बात आप अवश्य जान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। भारत सरकार को उनकी सेवा मिले तो उससे काफ़ी लाभ हो सकता है। तो सरकार क्या करती है? इसलिए इनको ये पावर दे देती है राष्ट्रपति को कि ऐसा करिए, आप 12 सदस्यों को, 12 उन सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जो कौन हो? साहित्यकार हो सकते हैं, जो साहित्य हो, कला में हो, या समाज सेवी हो, समाज सेवी हो। अब आप बात समझिए, साहित्य हो, कला हो, समाज सेवी हो। अब आप सचिन तेंदुलकर या एमसी मैरी कॉम को मत समझिएगा। एमसी मैरी कॉम और सचिन तेंदुलकर क्या खेल के हैं? लेकिन क्या है? खेल एक कला ही तो है। खेल एक कला ही तो है, तो खेल से जोड़ लीजिएगा उसको। अब जैसे दारा सिंह एक समय नियुक्त हुए थे, तो दारा सिंह कौन थे? दारा सिंह समाज सेवी थे या कलाकार भी थे। ऐसे बहुत लोग, हाँ कभी कभी इसका दुरुपयोग, कभी कभी एकाध उदाहरण रहा है कि इसका दुरुपयोग हुआ होगा। जैसे विजय माल्या को एक बार नियुक्त कर दिया गया था, तो ये सब मतलब रेयर केस में होता है, ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो कुल मिला के आपने देखा अनुच्छेद 80 व्यवस्थापिका शक्ति देख रहे हैं। अनुच्छेद 80 में 12, ये आप याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आपको दे देगा ऑप्शन 10, 12, 14 जो भी है, तो आपको टिक करना है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और लगभग सारी शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनके पास एक शक्ति नहीं होती है, वो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे पाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनके पास एक शक्ति नहीं होती है। कौन सी? राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। हटाने में मतदान कर सकेंगे। ये जब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वोट देंगे ये लोग, लेकिन चुनाव में वोट नहीं देते हैं। अनुच्छेद 80 हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में एक बात हम लोग सीधा देख लेते हैं, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यों में। अनुच्छेद 85 हम लोग देखेंगे। 85 में क्या कहा गया है? सत्र अवसान और विघटन की शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति। सत्र अवसान और विघटन। आप अब बात को समझिए।
भारत में कितने सत्र होते हैं संसद में? 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। दूसरा कौन होता है? अभी मानसून सत्र, मानसून। तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन। अच्छा, एक प्रश्न यहां हम आपको पूछ रहे हैं, आप उसका टिक उत्तर दीजिएगा। संसद के दो सदनों के बीच में कितने दिन का अंतर नहीं हो सकता है? यानी अधिकतम कितने दिन का अंतर हो सकता है? बताइए। संसद के 2 सदनों के बीच में गैप अधिकतम कितना हो सकता है? आपको टिक करना है। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता है। 6 माह के अंदर यानी साल में 2 से अधिक करना अनिवार्य होता है। भारत में 3 सत्र होता है नॉर्मली, और कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुला लिया जाता है। कोई विशेष मुद्दा हो तो बीच में भी कभी भी आ सकते हैं, तो उसमें उसके चक्कर नहीं पड़ना है। अब ये जो बजट सत्र होता है, इसकी घोषणा कौन करता है? डेट कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है? सत्र अब बंद होने वाला है। सत्र, जैसे मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, तो अब ये कौन घोषित करेगा कि 3 महीने के लिए इस बजट सत्र को बंद किया जा रहा है? राष्ट्रपति घोषित करेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप देखते होंगे संसद की कार्रवाई चल रही होती है, तो बीच बीच में लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। तो यहाँ स्थगित शब्द का इस्तेमाल नहीं है। स्थगित शब्द का इस्तेमाल अगर कभी आ जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। याद रखिएगा, स्थगित करता है, ना कि सत्र का अवसान करता है। ये एक टेक्निकल शब्द है, इसको लिख लीजिए। यहीं पर आप चाहें लिख लें कि सत्र का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है या उपाध्यक्ष करता है। क्लियर रहिएगा। यानी सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सत्र को अवसान यानी सत्र 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए बंद करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार, यानी लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। ये कई बार हो चुका है कि जब सरकार सलाह देती है राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दीजिए और दोबारा चुनाव करवाइए, तो क्या करता है राष्ट्रपति आदेश देता है कि लोकसभा को भंग किया जाता है और अब दूसरा चुनाव होना है। तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। और विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्यपाल करता है। यानी आपने अनुच्छेद 85 को क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 और 87 को आप एक साथ पढ़िएगा। अनुच्छेद 86 और 87 को आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है सत्र को संबोधित करना और संदेश भेजना। यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? सत्र को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। संदेश तो जल्दी भेजते नहीं हैं, संबोधित करते हैं। अब बात को आप समझिएगा। जब बजट सत्र प्रारंभ होने वाला होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक चिट्ठी लेकर के आता है, वो सरकार की उपलब्धियों को गिनाता है और लोकसभा या राज्यसभा के एकत्र होने का कारण बताता है कि हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उद्देश्य क्या है, किस कारण से हम लोग एकत्र हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रत्येक सत्र के पहले राष्ट्रपति संबोधित करता है, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करता है। किस अनुच्छेद में? 86 और 87, यानी 85, 86, 87 तीनों एक साथ मिला करके आप रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 85, 86 और 87
इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यहीं पे एक अनुच्छेद, यहीं पे छोटा सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 99 आप देखते होंगे। 99 में क्या है? 99 में है संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाना। संसद के सदस्यों को, संसद सदस्यों की शपथ ये कौन करता है? आप जब देखते होंगे टीवी में, जब चुनाव संपन्न हो जाता है और सभी सांसद एक जगह एकत्र होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। ये पीसीएस में प्रश्न आ चुका है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है वही प्रोटेम स्पीकर होता है। वरिष्ठ का मतलब उम्र नहीं होता, वरिष्ठ का मतलब अनुभव होता है। जो 4, 5, 6, 7 बार सांसद बन करके आया है उसके पास बहुत सारा अनुभव होता है। तो एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना देता है। कौन? राष्ट्रपति बना देता है। और यह प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलवाता है। और शपथ दिलवा करके पहली जब लोकसभा की बैठक होती है उसके पहले ये इस्तीफा दे करके हट जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना इसका कार्य होता है। और सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 99 में आपने इतनी बातें देखा। अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथियों, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप भी इस हमारे प्रयास को कुछ आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। अब हम लोग देखते हैं अगला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 108। अनुच्छेद 108 हम लोग इसमें देखेंगे। 108 में क्या है? 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन की घोषणा। संयुक्त अधिवेशन की घोषणा अनुच्छेद 108 में कौन करता है? तो बाई राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप जब देखते होंगे कभी लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, किसी बिंदु को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, किसी प्रस्ताव को लेकर के, तो राष्ट्रपति तक बात पहुंचाई जाती है। तो राष्ट्रपति यह आदेश देता है कि दोनों सदन एक साथ एकत्र होंगे और एकत्र होंगे, वहां चर्चा होगी, वहां पर वोटिंग होगी। वोटिंग होने के पश्चात जहां बहुमत जाएगा प्रस्ताव वहीं पास मान लिया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 111, जिसमें राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों की चर्चा की गई है। जब राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियों की चर्चा होती है तो हम लोगों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है कि थोड़ा इसमें देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। साथियों, आपने देखा अनुच्छेद 79 में, आपने देखा है अनुच्छेद 79 में, आपने देखा है कि जब राज्यसभा और लोकसभा किसी भी प्रस्ताव को पास करते हैं तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। और जब अनुमति रोक लेता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के जो ये शक्ति होती है इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। 4 भागों में इसको हम लोग बांट देते हैं। अब साथियों हम लोग देखते हैं, पहला होता है पहला वीटो हम लोग देखें तो होता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो होता है। अब आप बात समझिएगा, विशेषित वीटो का मतलब क्या होता है? विशेषित वीटो का मतलब ये होता है, या इसको इंग्लिश में हम क्वालिफाइड वीटो भी कह सकते हैं, क्वालिफाइड वीटो भी कह सकते हैं हम लोग इसको। अब आप इसको यूं समझिएगा कि विशेषित वीटो
ये ऐसा वीटो होता है कि विशेष बहुमत से इसको क्या किया जाता है, इसको पलट दिया जाता है। अब आप बात समझिएगा, जैसे कोई प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव पास हो करके राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इसको पुनः लौटाया और 2/3 बहुमत से संसद ने पुनः पारित कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा ने पुनः पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति इसको अनुमति देता है, रोक नहीं पाता है। अब आप बात समझिए, ये जो वीटो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, ना कि भारत के राष्ट्रपति के पास है। बात समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, आप इसको समझिएगा, जैसे अपने यहाँ संसद कहा जाता है वैसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिका की संसद ही हम लोग बोलते हैं। चलिए, अमेरिका की संसद, अमेरिका के दोनों सदन किसी भी प्रस्ताव को पास करते हैं, पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति कहता है कि हम अनुमति नहीं देंगे और हम इस विचार को आपके पास लौटा देते हैं। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास वापस कर देते हैं और जब कांग्रेस पुनः 2/3 बहुमत से पास करके और भेज देती है डोनाल्ड ट्रंप के पास दोबारा, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको पास करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो, या होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। जब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, तो आपको टिक करना होगा क्वालिफाइड या विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला वीटो हम लोग देखते हैं, अत्यंतिक वीटो हम लोग देखते हैं या एब्सोल्यूट वीटो। अब हम लोग देखते हैं अगला वीटो, हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अनुमति को नहीं दिया जाएगा, यानी एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो, इसका मतलब होता है अनुमति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी कोई विधेयक पास करके भेजा गया और राष्ट्रपति ने तत्काल कहा कि इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। बात को कभी कभी ये चर्चा आती है, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, क्या एब्सोल्यूट वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है? आप बताइए है कि नहीं है? थोड़ा सा टेक्निकल है, सोच के बताइएगा तो बता लेंगे। है, बिल्कुल है। हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे चुनाव के, एक बात इसको आप समझ लीजिएगा कैसे है। जैसे मान लीजिए कि 2024 में चुनाव होने वाला है, 2024 में चुनाव होने वाला है, मई में, मान लीजिए अप्रैल और मई में चुनाव होता है, अप्रैल मई में चुनाव होता है, तो उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में है। नरेंद्र मोदी मार्च में कोई नियम पास करते हैं। मान लीजिए बजट सत्र फरवरी हम मान लेते हैं, फरवरी में कोई नियम पास करते हैं और राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लेता है। अब मान लीजिए 2024 का चुनाव होता है और मई में, मान लीजिए मई में किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है, किसी और पार्टी की सरकार केंद्र में आ जाती है और वह पार्टी गठित हो गई और उसकी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दे दिया कि इस विधेयक को जो कि मोदी जी लेकर के आए थे, इसको क्वेश कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको काट देगा, बोलेगा अनुमति नहीं दी जाती है और वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कभी टिक करने के लिए आएगा तो आप मारिएगा कि हाँ ये वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशनरी वीटो। निलंबनकारी वीटो।
इसका मतलब क्या होता है? निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक भारत का राष्ट्रपति पाता है, उसको भेजा जाता है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने पास करके भेज दिया, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है तो पुनः बिना कुछ परिवर्तन किए, बिना कुछ संशोधन किए संसद ने फिर, लोकसभा और राज्यसभा ने फिर भेज दिया उसको राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को अनुमति देना ही देना है, एकदम अनिवार्य है, अनुमति नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि यहीं पर आप देख लीजिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में साफ साफ कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के पास पुनः विचार करके कोई भी विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोक सकता है, अर्थात अनुमति देना अनिवार्य होता है, अनुमति देना अनिवार्य होता है। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति को अनिवार्य है अनुमति देना, यानी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। किस संविधान संशोधन से? 24वें संविधान संशोधन से। इंदिरा जी की सरकार थी उस समय। तो निलंबनकारी वीटो, इसको सस्पेंशनरी वीटो भी कहते हैं, सस्पेंशनरी वीटो भी कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। अगला होता है, ये वीटो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये वीटो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला वीटो हम लोग देखते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ये क्या होता है? ये वो वीटो होता है जो राष्ट्रपति के लिए कुछ कहा नहीं गया है। आप कभी भी पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव भेजा जाता है, कोई भी नियम कानून बना के भेजा जाता है या संशोधन करके भेजा जाता है, तो उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति 1 दिन में देगा, 2 दिन में देगा, 3 दिन में देगा, कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी मेज पे उसको रख लेता है, कोई भी प्रस्ताव हुआ रख लेता है और अनुमति नहीं दे रहा है, तो क्या समझ लीजिए उसको अपने पॉकेट में रख लिया, अनुमति नहीं दे रहा है, तो वही होता है क्या? जेबी वीटो। एक बार इसकी 1986 में चर्चा करना जरूरी है, जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक डाकघर संशोधन अधिनियम प्रस्ताव भेजा था उनके पास, जिसमें ये कहा गया था कि जो डाकिया होगा वो आपकी चिट्ठी खोल के पढ़ सकता है। राजीव गांधी जी ने ये प्रस्ताव पास किया कि जो डाकिया होगा वो किसी व्यक्ति की चिट्ठी उसके घर भेजने के पहले, देने के पहले वो चिट्ठी खोल के पढ़ सकता है। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कहा यार ये तो गलत बात है, ये तो मतलब बिल्कुल उल्लंघन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वो रख लेते हैं, ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, और वो पड़ा रहता है, फिर बाद में विचार खत्म कर दिया जाता है। ये वीटो मतलब ये प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो ये हो जाता है निलंबनकारी वीटो, ये हो जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, अर्थात पॉकेट में रख लेना कहलाता है। आपने चारों वीटो देखा, अत्यांतिक वीटो देखा, विशेषित वीटो देखा, निलंबनकारी वीटो देखा और जेबी वीटो देखा। तो आपको सिर्फ इसमें एक बात याद रख लेना है कि अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये आप लिख लीजिए, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है और तीनों वीटो है। तो चलिए हम लोग वीटो देख लेते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं इसका अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, जिसमें अध्यादेश के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अब आप बात को समझिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं,
तो राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो जाता है कि तत्काल में जल्दबाजी में किसी नियम कानून की आवश्यकता है, बिना इस नियम कानून के देश में नुकसान हो सकता है, तो सरकार उस नियम कानून को लेकर के, अभी समय लगेगा सरकार को उस नियम कानून को पास करने में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस नियम कानून को फट से अध्यादेश के रूप में लागू करवा देता है कि तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी, बाद में इसको संसद से पास करवा लिया जाएगा या बाद में नियम बना लिया जाएगा। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में, और तुरंत जैसे वो विधि बन जाती है, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा वैसे एक नियम कानून के रूप में वह अध्यादेश लागू हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी समय वापस भी ले सकता है, राष्ट्रपति उसको वापस भी ले सकता है। और जो अध्यादेश होता है वो अधिकतम कितने दिन के लिए होता है, 6 माह प्लस 42 दिन, यानी लगभग 7.5 माह के लिए अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करता है। यानी आपने देखा व्यवस्थापिका कार्यपालिका शक्ति आपने देख लिया, व्यवस्थापिका शक्ति आपने देख लिया। अभी साथियों वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, तो हम लोग अब अगले वीडियो में सरकार की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी देख लेंगे, कुछ सैनिक शक्तियां भी देख लेंगे, राजनयिक शक्तियां भी देख लेंगे, विदेश शक्तियां भी देख लेंगे, कुछ और भी शक्तियां हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है साथियों, तो आप लोग इसको ईमानदारी से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और विश्वास करिए आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार 2 बार, जो भी अगर नहीं समझ में आता एक बार में तो आप 2 बार वीडियो देख सकते हैं। नोट्स बना करके आप जरूर पढ़िए, तभी समझ में आएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।